हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्शन में। दोस्तों आज जो हम नई बात करने आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं परिकल्पना के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था रिसर्च किसे कहते हैं, उसके स्टेप बता दिए थे, उसके प्रकार बता दिए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से कंपलसरी आपको UGC नेट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। परिकल्पना किसे कहते हैं इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि परिकल्पना होती क्या है। थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। यानी परिकल्पना होती क्या है, तो थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात कर लेते हैं, फिर आपको पूरा समझाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है? वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है हमारा हाइपो और एक बना है थेसिस। ठीक है, समझना ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया, पूछा गया। अब अगर हम हाइपो की बात करते हैं कि हाइपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बता देना है जिसकी पुष्टि की जा सके, जिसकी पुष्टि की जा सके। अगर थेसिस की बात करते हैं तो आपको बता देना समस्या का संभावित उत्तर या समाधान। यह एक तरह से हमारा परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ हो सकता है। ये जो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से एक तरह से किताबों में है, लेकिन यूजीसी नेट जो होता है वो आपके कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये तो मान लीजिए हो गया, लेकिन अगर एक लाइन में आपसे ये पूछा जाए कि परिकल्पना होती क्या है या हाइपोथेसिस होती क्या है, जिसका वर्तमान में आप अर्थ बताइए। अगर वर्तमान की हम बात करें तो आपको सीधा सा सिंपल फंडा ये बताना है, किसी समस्या के आपको बताना है किसी समस्या का संभावित समाधान या अनुमान जो लगाना होता है वो हमारी क्या कहलाती है? परिकल्पना कहलाती है। यानी किसी समस्या के समाधान के लिए जो भी हम कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो हमारी हाइपोथेसिस कहलाती है। अब थोड़ा सा हम जब इधर समझते हैं तो आपको यहां पर ये बताना है कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ और क्या हो सकता है। तो पहला क्या होता है? कल्पना करना। एक हो सकता है अनुमान लगाना। एक हो सकता है संभावित कथन। इसको हम इतने नामों से भी जानते हैं जो हमारी क्या कहलाती है? परिकल्पना कहलाती है। मैं आपको इसको इस वजह से बता रहा हूं कि जब तक आपको परिकल्पना का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। ये वाली बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब कैसे मान लीजिए, समझिए थोड़ा सा। ये हमारे पास एक समस्या है, समझना। ये हमारे पास क्या है? एक समस्या है। ये हमारे पास समस्या है। अब इस समस्या का हमें क्या करना है? समाधान करना है। समझना, अब हमें इस समस्या का समाधान करना है तो समाधान करने के लिए हमें इन तीनों को प्रयोग में लाना पड़ेगा। इन तीनों का, मान लीजिए हमारे पास समस्या आ गई, किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम कल्पना करते कि अगर मैंने इसका आंसर ये की बजाय ये कर लिया तो क्या सही हो सकता है? अगर मैं इस कार्य को ऐसे न करके ऐसे कर लूं तो क्या सही हो सकता है? क्या मेरे द्वारा जो लगाया आंसर संभावित हो सकता है वो सही राइट आंसर है? यानी जब हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने दिमाग में जो भी कल्पना करते हैं, जो भी अनुमान लगाते हैं, जो भी संभावित कथन लेके आते हैं, उसी को मैंने क्या नाम दिया है? उसी को मैंने क्या नाम दिया है?
परिकल्पना। यानी परिकल्पना एक तरह से किसी समस्या का संभावित या अनुमानित समाधान है, समाधान है। अब एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मतलब क्लियर नहीं हो सकता कि जो हमने अनुमान लगाया है क्या वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा, जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, उस समाधान को करते समय जो हम कल्पना करते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना दो तरीके से होती है। 50% जो है वो सही भी हो सकती है और 50% वो गलत भी हो सकती है। समझने में आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं? बताने की कोशिश आपको ये कर रहा हूं कि परिकल्पना वो प्रत्येक अनुमान या प्रत्येक कथन होता है जिसका प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने के लिए 50-50% किया जा सकता है। हमारे द्वारा की गई कल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इसी का नाम हमने क्या दिया है? परिकल्पना। और इन दोनों को अगर मैंने शाब्दिक अर्थ यहां पर बताया ये हाइपोथेसिस का, तो अगर इन दोनों के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से किसी समस्या का संभावित समाधान या अनुमान लगाना एक तरह से हमारा क्या है? परिकल्पना कहलाती है। अब परिकल्पना जो होती है पूरी तरीके से आप समझिए थोड़ा सा। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं परिकल्पना की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, वो आपको समझना है, जो 1 नंबर आपको लेके आ गया। ये पूरा समझ में आ गया। अब यहां पर आप समझिए विशेषताएं। अब विशेषताओं का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जब आपके सामने कोई समस्या आ रही है, अब मान लीजिए हमारे सामने ये समस्या, इस समस्या का समाधान करने के लिए इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इन तीनों का नाम क्या? परिकल्पना है। तो इन तीनों स्टेपों से गुजरने के लिए हमारे दिमाग में जो जो ख्याल आते हैं, वो ख्याल कैसे होने चाहिए, वो परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, उसी को हमने क्या नाम दिया है? विशेषता नाम दिया है। थोड़ा सा समझिए। अगर हम पहली परिकल्पना की बात करते हैं, परिकल्पना नवीन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? नवीन होनी चाहिए। दूसरा, परिकल्पना प्रासंगिक हो। परिकल्पना मितव्ययी हो। परिकल्पना समस्या से संबंधित हो। नेक्स्ट, परिकल्पना वस्तुनिष्ठ प्रणाली हो। नेक्स्ट, परिकल्पना संभावित समाधान हो। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो परिकल्पना से संबंधित हो सकते हैं। बस आपको इतना समझना है कि जब भी हम परिकल्पना का निर्माण करें तो वो किससे संबंधित होनी चाहिए? समस्या से संबंधित होनी चाहिए। जब समस्या से संबंधित होगी तो उसका संभावित जो कथन होगा, संभावित जो समाधान होगा, वो हमारा क्या होगा? वो आपको बता देना है क्या होगा? हमारा परिकल्पना होगी। तो आपको इतना समझना है कि परिकल्पना किसी समस्या से संबंधित होनी चाहिए, उसको संभावित समाधान करने वाली होनी चाहिए, नवीन होनी चाहिए, रटी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रासंगिक मतलब उससे कोरिलेट करने वाली, उसका संभावित समाधान करने वाली, शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अपने ख्याली पुलाव नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें होती है। यहां से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन बात जो आती है, अब आती है हमारे
परिकल्पना के प्रकार। अब यहां पर आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात होती है जो आपको 1 नंबर देखी जाएगी, परिकल्पना के प्रकार। अब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया कि परिकल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, हाइपोथेसिस से यूजीसी नेट में 2 नंबर आते ही आते, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन कैसे आने हैं, तो 1 नंबर तो ये आराम से आना ही आना, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरा आपको यहां से नंबर मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे परिकल्पना कितने प्रकार की होती है तो आपको कितने प्रकार की बता देनी है कि साहब 2 प्रकार की होती है। 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला जो प्रकार होगा वो होगा हमारा अप्रायोगिक परिकल्पना। कौन सा प्रकार होगा हमारा? अप्रायोगिक परिकल्पना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं थोड़ा सा उनको समझेंगे। पहली जो आएगी हमारी वो आएगी साधारण परिकल्पना। दूसरी जो आएगी विषम परिकल्पना। तीसरी जो आएगी वो आएगी हमारी विशिष्ट परिकल्पना। ठीक है। अब थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दें, अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 72177533। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपका नोट्स का डेमो भेज दिया जाएगा। अगर पसंद आता है तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो आपको पहली बार में यूजीसी नेट जेआरएफ पास कराने की हिम्मत रखेगा, बशर्ते आपको पढ़ना ईमानदारी से। ये वाली बात आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पसंद आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, ठीक है। पहली हमारी परिकल्पना है अप्रायोगिक परिकल्पना। इसके अंतर्गत 3 आती है, साधारण परिकल्पना, विषम परिकल्पना और विशिष्ट परिकल्पना। अब दूसरी जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी प्रायोगिक परिकल्पना। अब प्रायोगिक परिकल्पना के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं उसको समझिए। पहली जो आएगी वो आएगी शून्य परिकल्पना। उसके बाद आएगी अस्तित्व परक परिकल्पना। उसके बाद आएगी सांख्यिकीय परिकल्पना। उसके बाद आएगी सार्वभौमिक परिकल्पना। उसके बाद आएगी संप्रत्यात्मक परिकल्पना। अब 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पुटअप भी हुआ। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है तो आपको बताना 2 प्रकार की परिकल्पना होती है, अप्रायोगिक और प्रायोगिक, यानी नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। यहां से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो 3 ऑप्शन इधर से लेगा तो एक इधर से लेगा, 3 ऑप्शन इधर से लेगा तो एक इधर से लेगा। अभी तक जो क्वेश्चन पुटअप हुआ वो इस तरीके से पुटअप हुआ है। अब थोड़ा सा हम आपको और डिटेल में पढ़ाएं तो यहां पर जो मेन बात अब आने वाली है उसको समझिए। अब अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की, लेकिन अगर यहीं पर एक और शब्द जुड़ जाता है कि मुख्य रूप से, मुख्य रूप से
परिकल्पना के प्रकार कितने हैं। अगर वो आपसे ये वाली बात कहते हैं कि मुख्य रूप से परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तब भी आपको बताना है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन सी हैं, ये इंटरेस्टेड बात यहां पर है। अभी जो मैं आपको यहां पर ये जो पढ़ा रहा हूं, यहां से 100% आपको एक नंबर मिलेगा। लास्ट के पीवाईक्यू में अगर आप उठाकर देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अगर वो आपसे कहता मुख्य रूप से परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो पहले आपको बता देना है शून्य परिकल्पना, और दूसरी आपको बता देना है विकल्प परिकल्पना। अब यहां पर आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो कि सर शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं और विकल्प परिकल्पना किसे कहते हैं। तो यहां पर आपको पहले यह समझना है कि मान लीजिए जब एक शोधकर्ता किसी क्षेत्र में किसी समस्या का समाधान करता है, तो उसका समाधान करने के लिए वो परिकल्पना का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले वो किस परिकल्पना का प्रयोग करेगा, तो आपको बता देना शून्य परिकल्पना का। समझ लेना आप ये मेरी बात। यानी अगर मैंने यहां पर ये वाली बात, इधर आते हम समझिएगा, मैंने यहां पर बताया कि जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, समाधान करते समय हम कल्पना या परिकल्पना करेंगे या अनुमान लगाएंगे, तो परिकल्पना करते समय वो जो हमारा अनुमान है वो 50% सही भी हो सकता है और 50% गलत। अगर हमने ये जो अनुमान लगाया है, ये अनुमान लगाते समय हम किस परिकल्पना का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बता देना शून्य परिकल्पना का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये शून्य परिकल्पना सही हो जाती है तो ये किसका रूप ले लेती है, विकल्प परिकल्पना का। किसका रूप ले लेती है, विकल्प परिकल्पना का रूप ले लेती है। अगर वो अनुमान कल्पना गलत हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, शून्य परिकल्पना का। समझ रहे? यानी अगर हमने किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो अनुमान लगाया है, अगर वो अनुमान सही साबित हो जाता है तो वो कौन सी परिकल्पना बन जाती है, विकल्प परिकल्पना बन जाती है। अगर वो अनुमान गलत होता है तो वो कौन सी परिकल्पना रहती है, शून्य परिकल्पना रहती है। लेकिन जब एक शोधकर्ता किसी समस्या का समाधान करेगा तो सबसे पहले वो किस परिकल्पना का प्रयोग करेगा, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए शून्य परिकल्पना का प्रयोग करेगा। क्लियर है? अब एक और इंटरेस्टेड क्वेश्चन सुनिए जो आपसे पीवाईक्यू पूछा गया। मान लीजिए अगर हम यहां पर बता रहे आपको कि ये है हमारी शून्य परिकल्पना, ये कौन सी हमारी शून्य परिकल्पना, और ये जो हमने लिखी है ये कौन सी हमारी विकल्प परिकल्पना, ये कौन सी हमारी विकल्प परिकल्पना। अब समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये वाली बात बोल रहा हूं कि जब एक शोधकर्ता किसी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है, क्या करता है, स्वीकार करता है, तो वो विकल्प परिकल्पना को क्या करेगा, अस्वीकार करेगा, यानी रिजेक्ट करेगा। समझने, आप समझने में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देख लेना एरो मैंने क्या सुना। जब एक शोधकर्ता किसी शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट करता है तो विकल्प परिकल्पना को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को, समझना, जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को, विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा, तो फिर वो शून्य परिकल्पना को क्या करेगा, अस्वीकार करेगा। क्या करेगा, अस्वीकार करेगा। ये चीज आपको समझनी है। मान लीजिए अगर मैंने शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट कर ली, ये जो इधर लिखी हुई, इधर समझिए, मान लीजिए अगर मैंने शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट कर ली, या क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, तो मैं विकल्प परिकल्पना को क्या करूंगा, अस्वीकार करूंगा। क्या करूंगा, अस्वीकार करूंगा। अगर मैंने विकल्प परिकल्पना
स्वीकार कर ली तो मैं शून्य परिकल्पना को क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। और यही वाली बात तो मैं यहां पर बता रहा था, अगर हम किसी समस्या का समाधान करते समय, अगर कल्पना करते समय अगर शून्य परिकल्पना सही साबित हो जाएगी, अगर सही साबित हो जाएगी तो विकल्प परिकल्पना रिजेक्ट हो जाएगी। वो यही तो कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। अगर एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय शून्य परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो विकल्प परिकल्पना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बता देंगे सर रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक शोधकर्ता विकल्प परिकल्पना को एक्सेप्ट करता है तो शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट करेगा। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं 2 प्रकार की होती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। 3 इधर से लेगा तो 3 एक इधर से लेगा, 3 इधर से लेगा तो 1 इधर से लेगा। लेकिन अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि परिकल्पना का एक शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आपको बता देना समस्या का संभावित समाधान जिसकी पुष्टि की जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। समझ में आया, ये मैंने आपको पूरा परिकल्पना। लेकिन अगली जो क्लास में हम क्या करेंगे, इस शून्य परिकल्पना को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनाएगा। शून्य परिकल्पना के जज सर रोनाल्ड फिशर माने जाते हैं, जो जर्मन भाषा का है। तो हाइपोथेसिस जो मैंने आपको पढ़ाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।